नमस्कार, स्वागत है आपका 11 बजे की खबरों में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले एक राहत की खबर उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि कोरोना कर्फ्यू में और ढील मिले। यूपी में कल से मॉल्स खुल जाएंगे। यूपी में शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दी गई है। शनिवार और रविवार यानी कि वीकेंड पर लॉकडाउन लागू रहेगा, कर्फ्यू रहेगा। स्ट्रीट फूड की दुकानों पर खाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों की ही अनुमति है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए। अब चूंकि धीरे धीरे कर्फ्यू में और ढील दी जा रही है तो जरूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, जो नई गाइडलाइंस है उसके मुताबिक और क्या राहत पिछले हफ्ते की तुलना में? देखिए, बिल्कुल मेनका, आप नई गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 7 से रात 9 बजे तक सारी दुकानें और बाजार खोले जाएंगे, लेकिन शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। लेकिन मॉल्स तो खोले जाएंगे, लेकिन 50% कर्मचारियों के साथ कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। लेकिन जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जो स्टेडियम है ये अभी अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। साथ ही सरकार ने कहा है कि अगर किसी जिले में 500 से अधिक केसेज होते हैं तो वहां दोबारा पर कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। यानी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की, पुलिस कप्तानों की है। मुख्य सचिव की तरफ से सीधे सभी मंडलायुक्त, डीएम और एसपी को आदेश जारी किया गया है कि चाहे धार्मिक स्थल हो या कोई सार्वजनिक स्थल हो, 50 से अधिक व्यक्ति नहीं एकत्रित हो सकते और बगैर अनुमति के नहीं एकत्रित होंगे। लेकिन इसके साथ ही जिन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव है उनको एक्टिव रहने के लिए कहा गया। रेस्टोरेंट, होटल, इसके अलावा ईटिंग जो पॉइंट हो सुबह 7 से 9 रात 9 तक खुले रहेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन छोड़कर 50% क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति है। तो सरकार की तरफ से बृहद गाइडलाइन जारी की गई है। मिठाई हो, स्ट्रीट फूड हो, फास्ट फूड की दुकानों में बैठकर खड़े होकर खाने की अनुमति अभी भी आपको नहीं मिलेगी। यानी अभी कोरोना गया नहीं है, तो आपको 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी स्थान पालन करना होगा। और सरकार ने बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस कप्तानों को कहा गया और टीम 9 की बैठक अब से थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री करेंगे तो उसमें एक बृहद और निर्देश दिया जाएगा सभी जिले के अधिकारियों को और टीम 9 के अफसरों को। मेनका, धन्यवाद अजीत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जीविका को सुरक्षित रखने के लिए, जीविका को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। कोविड कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर सख्त निर्देश दिए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर एक बड़ी खबर की। राज्य विधि आयोग ने शुरू किया है एक मसौदा बनाना। 2 से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके बाद राशन और दूसरी चीजों की सब्सिडी पर कटौती का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अभी आयोग इस पर और जानकारी जुटा रहा है। तो जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें राशन की सुविधा नहीं मिलेगी। जो कई सुविधाएं दूसरे लोगों को मिलती है, जो पात्र हैं, वो सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिलेगी जो कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। हालांकि इसमें सब क्लॉज क्या क्या होंगे ये भी हम आपको बताएंगे कि किस आधार पर और किन किन लोगों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, जो राज्य विधि आयोग की ओर से एक मसौदे पर काम चल रहा है कि जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सब्सिडी में कटौती होगी, राशन में कटौती होगी, उसका आधार क्या होगा, किस तरीके से मसौदा तैयार किया जा रहा है? और देखिए, राज्य विधि आयोग इस बाबत अपना मसौदा तैयार कर रहा है, जिसमें अध्ययन किया जा रहा है कि जो बाकी अलग अलग राज्य हैं जो इस बिंदु पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सर्वे करवा रहे हैं, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश का जो विधि आयोग है वो भी स्टडी कर रहा है और मसौदा तैयार करने के बाद ही इसको सरकार के पास भेजा जाएगा। प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए ताकि लोग उसकी वजह से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत कुछ चीजों से परहेज करें। जिसके तहत ये माना जा रहा है कि राशन कार्ड जैसी सुविधा जो मिलती है लोगों को, सब्सिडी मिलती है बहुत सारी योजनाओं के जरिए, तो उनको अगर इससे वंचित रखा जाएगा तो वो इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित होगा और कम से कम 2 से अधिक जो जिनके बच्चे ज्यादा हैं वो उससे परहेज करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से क्लॉज बनाए जाएंगे, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में ये लागू हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो बहुत सारी बातें भी सरकार के पास प्रस्ताव भेजने के बाद सामने आ पाएगी, लेकिन राज्य विधि आयोग ने अपनी ओर से अनामिका, ऐसे में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि आधार क्या और क्या कोई समय सीमा उसके बाद से लोगों पर ये लागू होगा ये नियम, और नियम पर राजनीति जो होगी, राजनीतिक आरोप लगेंगे, उसका क्या जवाब होगा सरकार के पास। इन सभी चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए।
इधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के मसले पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अब अयोध्या के मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों पार्टियों का आरोप है कि मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे ने 20 फरवरी को जमीन का एक टुकड़ा 20 लाख रुपए में खरीदा और 11 मई को यही जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं की मिलीभगत की वजह से ही मंदिर के चंदे में चोरी हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने भी पूरे मामले की जांच की मांग की है। ये एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। ये जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। अब आपको समझ में आया आपके चंदे का क्या हो रहा है। सारे कागजात हैं, 20 लाख में ज़मीन खरीदा और 2.5 करोड़ में बेच दिया। तो आप बताइए, जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा लंबरदार बताते हैं, जो लोग सबसे बड़ा झंडा उठाए हैं राम मंदिर और राम सेवक होने का, आज वो सबसे ज़्यादा प्रभु श्री राम को ठग रहे हैं, उनको छल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सारे कागजात हैं। और जमीन खरीद में घोटाले के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद राम मंदिर जमीन विवाद मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अब तक की खरीदी हुई जमीन का पूरा ब्यौरा अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही 2011 से अब तक हुए अनुबंध के पत्रों को भी अपलोड किया गया है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार जमीन खरीद को लेकर सवाल उठा रही है। तो जमीन पर विवाद के बाद एक वेबसाइट पर यह अपलोड किया गया है। अब तक जितनी जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी है, उन सभी जमीनों की खरीद का पूरा ब्यौरा अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। और विवाद हालांकि लगातार जारी है और सफाई भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से आ रही है और तर्क रखे जा रहे हैं कि किस तरीके से जमीन खरीद में कोई घोटाला, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि जो नियम है उसके हिसाब से ही जमीन खरीद की गई है। साल 2011 से अब तक हुए अनुबंध के जितने भी अनुबंध हुए हैं, उन सभी पत्रों को भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और ये कहा जा रहा है ट्रस्ट की ओर से कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश के रूप में ट्रस्ट देख रहा है इसे। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले एक जमीन की खरीद को लेकर मामला रखा गया और अब एक नया मामला सामने आया है समाजवादी पार्टी की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से, जिसमें 20 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में बेचने की बात कही जा रही है। निमिष हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निमिष, एक और आरोप लग गए हैं, एक और आरोप कि 20 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी है। इसे लेकर भी जो पत्र हैं वो भी अपलोड किए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, अब तक जितने भी खरीद की गई है राम मंदिर निर्माण के दरमियान, राम मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान जितनी भी जमीनें मकानों को खरीद ट्रस्ट ने की है, उन सबको अपनी अधिकृत वेबसाइट पर ट्रस्ट ने पारदर्शिता के साथ अपलोड किया है। सारे कागजात उस पर अपलोड किए। साथ ही दोनों अलग अलग मामला है। जो सब पहले दिन का मेन का मामला था वो बाग विशेषर क्षेत्र था, जहां पर राम मंदिर निर्माण से काफी दूर था, लगभग 2 किलोमीटर दूर। उस जगह जमीन को लेकर ट्रस्ट के ऊपर हमला बोला गया था, सत्ताधारी दल के ऊपर विपक्ष ने हमला बोला था। और अब नया मामला जो आया है वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि के समीप ही एक गाटा संख्या 135 में कोट रामचंद्र में एक जमीन खरीदी थी, जो 22 फरवरी को महापौर के भांजे हैं दीप नारायण, उनके नाम खरीदी गई है और फिर 11 मई को वो जमीन बेची गई है। जब खरीदी गई थी जमीन तो अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन इस नए हमले पर क्या जवाब ट्रस्ट की ओर से? फरवरी में जो जमीन 20 लाख रुपए जिसकी कीमत थी, वही जमीन जून तक आते आते कैसे वो 2.5 करोड़ की हो गई?
में इनका सवाल उठना लाजमी है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार इस बात को कहता रहा है कि जितनी भी खरीदें हुई हैं वो पारदर्शिता के साथ हुई हैं और सारे पैसे आरटीजीएस के तहत ही दिए गए हैं। उसके संबंधित सारे कागजात भी उन्होंने अपने साइट पर अपलोड किया और समय समय पर आरोप के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज जारी करके इस पर अपना पक्ष भी रखा गया है। हालांकि ये नया मामला है, कल ही इस पूरे प्रकरण को दोबारा से उठा है और इस प्रकरण पर अभी तक ट्रस्ट की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन जल्द ही ये भी माना जा रहा है कि ट्रस्ट के तरफ से कोई अधिकृत बयान आएगा और इस पक्ष पर भी अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन फिलहाल कैमरे से जो यहाँ के ऋषिकेश उपाध्याय हैं महापौर, वो और ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के लोग दूरी बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले पर लगातार विपक्ष घेर रहा है और ट्रस्ट समय समय पर अपने सफाई में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है, वीडियो रिलीज जारी करके अपनी चंपत राय ने अपनी पक्ष बीते दिनों रखा था। तो अभी भी ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण पर पक्ष की तरफ से चीजें साफ की जाएंगी। जी धन्यवाद निमेश आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगातार ट्रस्ट की ओर से यही कहा जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और जितने भी अनुबंध हुए हैं उन सब के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रस्ट ने। इधर अंबेडकर नगर से खबर, जहां पर बारिश में दीवार गिर गई है, छप्पर पर दीवार गिरने से हादसा हुआ है, 3 मासूम मलबे में दब गए। 6 साल की बच्ची की मौत की खबर आ रही है। बच्ची की 2 बहनें जो इस वक्त घायल हैं। मेहरुआ रामनगर कर्री के तोकलापुरे का ये मामला। बारिश के बीच देखिए यहाँ पर भी कच्चे मकान की दीवार जो है वो ढह गई और दीवार ढहने से मलबे में ही दब गया एक मासूम। 3 मासूम यहाँ पर दब गए थे, जिनमें से एक 6 साल की बच्ची की मौत हुई है। उधर लखनऊ में रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा रेप का आरोपी बच्ची ने आरोपी को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई की। 1 हफ्ते पहले बच्ची से रेप का आरोप, दोबारा गलत इरादे से गांव में घूम रहा था ये शख्स, गांव वालों का यही कहना है। और तभी बच्ची ने इसे देखा, जिसके बाद बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया। गांव वाले सतर्क थे, गांव वालों ने इसे पकड़ा, इसकी पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। और अब खबर ललितपुर से, जहां पर नगर पालिका परिषद के एक बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। ये सरकारी कर्मचारी गरीब सब्जी वालों से रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। रिश्वत लेने वाला शख्स नगर पालिका परिषद में तैनात सुधीर रावत है। वहीं अब वीडियो वायरल होने के बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जांच और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। और न्यूज 18 के एंकर हंट मैं भी एंकर में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। लॉगिन करें news18.com/मैं भी एंकर पर और किसी भी विषय पर अपना 1 मिनट का वीडियो बनाकर इस वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बच्चों से भीख मंगवाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जो भी इस तरह से बच्चों से भीख मंगवाता हुआ पकड़ा जाएगा, उन पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब तक इस मामले में 300 लोगों की पहचान की गई है, जो रैकेट चलाते थे, बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा करते थे, जिसके बाद से ही पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस की कार्रवाई से कई बदमाश फरार भी हो चुके हैं। 300 बदमाशों की पहचान कानपुर पुलिस ने की है, जो बच्चों से भीख मंगवाते थे। अब इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी में कानपुर पुलिस। इस बीच खबर आ रही है कि कई बदमाश जिन्हें भनक लग गई वो फरार भी हैं।